हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE टाटा में। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स चलाया जा रहा है, ठीक है। और इसके पहले हमारे चैनल पे एडुटेरिया और प्रा महेश का करंट अफेयर्स कराया जा चुका है। आपको ये भी पता है कि आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल रहता है। और अगर आप एक पब्लिकेशन के करंट अफेयर्स करके एग्जाम देने जाएंगे तो आपसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए विभिन्न जो भी पब्लिकेशन है उसके द्वारा जो भी करंट अफेयर्स कराया गया है हमारे द्वारा, तो हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, हमारे चैनल पर उसको प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वह है बीपीएससी मेकर का करंट अफेयर्स। बीपीएससी मेकर का करंट अफेयर्स है जिसमें आपको इस करंट अफेयर्स में मुख्य बिंदु क्या क्या रहेगा। तो मुख्य आकर्षण आप राज्य और केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं रहेंगे, प्रमुख सम्मान और उपलब्धियां, प्रमुख आंकड़े और सूचकांक, मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल, राज्य केंद्र सरकार की उपलब्धियां, प्रमुख योजना समझौता और पहल, और प्रमुख खेल संबंधित सम्मान। इन सारे टॉपिक से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेगा। और इसमें क्या है ना कि इसके पहले वाले जो हम प्रा महेश का करंट अफेयर्स किए हैं उसमें पूरा तरीका से क्या था, सब्जेक्टिव ही था, उसमें वन लाइनर क्वेश्चन नहीं था। इसमें पहले आपको दिया गया क्वेश्चन दिया गया है, फिर क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव उसका दिया गया है जिसमें आंसर आपको पता चलेगा। उसके बाद उसका पूरा डिटेल्स दिया गया है ताकि कहीं से भी इसके बीच में से कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अच्छे से उसे बता सकें, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। और अभी जो हम करंट अफेयर्स करेंगे बीपीएससी मेकर का करंट अफेयर्स, जो कि क्या है आपको जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स से है। तो सबसे पहले हम जनवरी करेंगे, फिर फरवरी, फिर मार्च करेंगे। अभी तो अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल का करंट अफेयर्स तो आया नहीं है, अभी मार्च का भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद आ जाएगा तो उसे भी करा देंगे। लेकिन सबसे पहले हम जनवरी और फरवरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में 9 जनवरी 2023 को बिहार के किस जिले की नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये कहाँ की है? अररिया की है। कौन? नसरीन शेख कहाँ की है? अररिया की है, जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है। तो इससे संबंधित ये है कि 9 जनवरी 2024 को भारत की 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो कितने खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। और ये तो क्वेश्चन आपसे मतलब पीछे के बीपीएससी के जितना भी क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे उसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन से राष्ट्रपति किस क्रम के हैं। तो देखिए द्रौपदी मुर्मू जो है वो 15वें राष्ट्रपति है। और कभी कभी डेट से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसे भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। जिनमें क्या है, आपको बिहार के अररिया ज़िले की खो खो खिलाड़ी नसरीन शेख जोगबनी अररिया, इनके गांव को भी याद करके रखिएगा, क्योंकि आपको अगर ज़्यादा टफ क्वेश्चन करेगा तो उसके गांव से भी संबंधित पूछ सकता है क्वेश्चन, गांव का नाम पूछ सकते हैं। तो कहाँ की है? जोगबनी अररिया की है। और किस खेल से संबंधित है? खो खो खिलाड़ी है नसरीन शेख, जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। और नसरीन शेख को 2019 में साउथ एशिया गेम में गोल्ड मेडल मिला था। तो 2019 में इन्हें गोल्ड मेडल भी मिल गया है। किसके लिए? तो साउथ एशिया जो गेम हुआ था उसमें इनको गोल्ड मेडल मिल चुका है। और अब अर्जुन पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में स्थापित किया गया था। और पहला अर्जुन पुरस्कार सलीम दुरानी को क्रिकेट के लिए दिया गया था। तो सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार किससे दिया गया था? तो सलीम दुरानी को दिया गया था। किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्रिकेट से थे। स्टेफी डिसूजा जो हॉकी से है, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। और सबसे पहली महिला कौन थी जिन्हें क्या मिला था? अर्जुन पुरस्कार मिला था। तो स्टेफी डिसूजा थी। तो इस टॉपिक को भी याद कर लेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। कब शुरू होता है? 1961 में शुरू होता है। तो स्टैटिक्स से टाइप अगर क्वेश्चन पूछता है तो स्टैटिक्स से यहाँ से आ जाएगा। सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार सलीम दुरानी को मिला था और महिला में स्टेफी डिसूजा को मिला था, जो कि हॉकी से संबंधित थी। आपको यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार विजेताओं की सूची दिया गया है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है ना, अक्सर एग्जाम में देखा जाता है कि किसको अर्जुन पुरस्कार दिया गया, नहीं पूछा जाता है। पूछा जाता है कि कौन से खिलाड़ी किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पे नाम याद कर लेंगे। वैसे तो ऐसे भी आपको देखने को मिल गया कि अर्जुन पुरस्कार है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार के विजेताओं की लिस्ट में जो ओजस प्रवीण देवताले हैं, इनको तीरंदाजी में पुरस्कार मिला है, ठीक से। उसके बाद अदिति गोपीचंद स्वामी को अर्जुन पुरस्कार तीरंदाजी में मिला है। तो अदिति गोपीचंद किससे संबंधित है? तीरंदाजी से। ओजस प्रवीण देवताले तीरंदाजी से है। मुरली श्रीशंकर क्या है? एथलेटिक्स है। पारुल चौधरी भी एथलेटिक्स है। मोहम्मद हसामुद्दीन मुक्केबाजी में से संबंधित है। आर वैशाली शतरंज से। मोहम्मद शमी क्रिकेट से है। अनुष अग्रवाल घुड़सवारी से। दिव्यकीर्ति सिंह जो है घुड़सवारी ड्रेसर से। और दीक्षा डागर जो है वो गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट है कि कृष्ण बहादुर पाठक जो है
वो हॉकी से संबंधित है। सुशीला चानू हॉकी, पवन कुमार कबड्डी, रितु नेगी कबड्डी, नसरीन शेख खो खो, पिंकी लॉन बॉस, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर निशानेबाजी, ईशा सिंह निशानेबाजी, हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वाश, अहिका मुखर्जी टेबल टेनिस। ठीक है, तो एक काम आप कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके और इसे याद कर सकते हैं। 1-2 बार देखेंगे तो सारे नाम याद हो जाएंगे आपको। उसके बाद है सुनील कुमार कुश्ती से, अंतिम पंघाल कुश्ती से है, नाओरेम रोसे बीना देवी जो है वो वुशु से संबंधित है। शीतल देवी आपको पता है शीतल देवी के बारे में, वो पैरा तीरंदाजी है। और अजय कुमार रेड्डी दृष्टिबाधित क्रिकेटर रहे हैं। और प्राची यादव जो है पैरा कैनोइंग है। तो इन सारे लोगों को क्या दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। इनके नाम को आप ध्यान में रखेंगे और किस क्षेत्र से संबंधित है इसे भी ध्यान में रखेंगे। वीडियो को पॉज करके इनके नाम को 1-2 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा किससे संबंधित है। उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में दिया गया है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया गया है, नियमित श्रेणी में पूछता है। तो ललित कुमार को कुश्ती के लिए, आरबी रमेश शतरंज के लिए, महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलेटिक के लिए, शिवेंद्र सिंह जो है हॉकी में है, गणेश प्रभाकर देवरुखकर जो है मलखम। उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है अब जीवन पर्यंत श्रेणी में किसे मिला है, तो जसकीरत सिंह ग्रेवाल को जो कि गोल्फ से संबंधित है, भास्करन ई कबड्डी से संबंधित है, और जयंत कुमार पूसीलाल जो है टेबल टेनिस से संबंधित है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार को भी याद कर लेंगे। वैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणी में दिया जाता है, एक नियमित श्रेणी में दिया जाता है और एक जीवन पर्यंत श्रेणी में दिया जाता है। तो जीवन पर्यंत में आपको 1, 2, 3 आदमी को जीवन पर्यंत में दिया गया है, जसकीरत को, भास्करन को और जयंत कुमार को। ठीक है, और इसमें नियमित श्रेणी में आपको ललित को दिया गया है, ललित कुमार को, आरबी रमेश को, महावीर प्रसाद सैनी को और शिवेंद्र सिंह को और गणेश प्रभाकर को, यानी 5 आदमी को दिया गया है नियमित में और 3 को दिया गया है आपको क्या बोलते हैं जीवन पर्यंत श्रेणी में। तो यहाँ पे दिया गया जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार तो हो गया, अब जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया गया। देखिए ये जो अवार्ड दिया जाता है ना, इसमें ज़्यादा करके नाम किससे पूछा जाता है कि वो किस खेल से संबंधित है या किस क्षेत्र से संबंधित है, ये ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इनको ज़्यादा करके आप ऐसे याद करेंगे कि जैसे मंजूषा कौर है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो बैडमिंटन से है। ध्यानचंद तो आप एक बार देख लेंगे कि ध्यानचंद मिला है, 3 आदमी को दिया गया है, लेकिन किस क्षेत्र से संबंधित है इसको ध्यान रखना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। तो मंजूषा कंवर जो है बैडमिंटन है, विनीत कुमार शर्मा हॉकी से संबंधित है और कविता सेल्वराज जो है वो भी कबड्डी से संबंधित है। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यानी MKA ट्रॉफी 2023 किसे दिया गया है, तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में है, उनको समग्र विजेता विश्वविद्यालय के रूप में इन्हें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब में है, प्रथम रनरअप रहा है, और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो कि कुरुक्षेत्र में 2य रनरअप रहा है। तो एक तो आपसे पूछेगा कि समग्र विजेता विश्वविद्यालय कौन रहा है, तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय रहा है जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार दिया गया है। और प्रथम रनरअप कौन रहा है, तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब में है, और सेकेंड में रहा है आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो कि कुरुक्षेत्र में है, जो कि सेकेंड रनअप रहा है। ठीक है, तो देखिए भले आपको क्वेश्चन दे करके और उसके बाद सब्जेक्टिव दिया है, लेकिन डिटेल्स पूरा अच्छे तरीके से दिया गया है। तो इसे भी आप ध्यान में रख करके अगर अच्छे तरीके से देखते हैं और वीडियो को पॉज कर करके देखते हैं तो आपको आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और इससे क्वेश्चन आपको करने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बताएं कि गरीबी रेखा से बाहर आने वाले बिहार का कौन सा स्थान है। इसे बिहार का स्थान रहा है दूसरा। नीति आयोग क्या एक रिपोर्ट जारी किया है, उसके अनुसार बताया कि गरीबी रेखा से बाहर आ रहा है बहुत सारे राज्य, जिसमें बिहार का कौन सा स्थान रहा है, तो बिहार दूसरे नंबर पर रहा है। ठीक है, इसमें फर्स्ट नंबर पे दिया होगा। देखिए 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग ने गरीबी रेखा को लेकर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में यूपी का पहला स्थान रहा है, जिसमें 5.94 करोड़ लोग क्या हुए हैं, गरीबी से बाहर आए हैं। उसके बाद बिहार हमारा दूसरे नंबर पर आया, जिसमें 3.77 करोड़ लोग बाहर आए हैं।
सेकंड थर्ड नंबर पे आपको मध्य प्रदेश है। इस रिपोर्ट का क्या कहना है? इसके अनुसार है कि पिछले 9 साल में देश भर में 24.82 करोड़ लोग गरीबी यानी बहुआयामी गरीबी से बाहर आया है। इस डेटा को याद रखेंगे, कितने साल में? 9 साल में। और कितने लोग? तो 24.8 करोड़ लोग, 82 करोड़ लोग क्या हुआ है? गरीबी से बाहर आया है। रिपोर्ट के मुताबिक माने तो 2005 से लेकर के 2019-21 के बीच में बिहार में 44.52% आबादी बहुआयामी गरीबी से बाहर आया है। तो इस डेटा को भी याद कर लेंगे। कब से कब तक? 5-6 से लेकर के 2019 और 21 के बीच का जो डाटा निकाला गया है उसमें ऐसा देखा गया है कि 44 यानी 44.52% जो आबादी है वो बहुआयामी गरीबी से बाहर आया है। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज में दिया गया और ऊपर आपको क्या दिया गया है? एग्जैक्ट डाटा के रूप में दिया गया है, तो 3.77 करोड़। बहुआयामी गरीबी को 12 सतत विकास लक्ष्यों से संबंध संकेतक के माध्यम में दर्शाया जाता है। बताया गया है कि बहुआयामी रिपोर्ट कैसे जारी किया जाता है, जिसमें 12 सतत विकास लक्ष्य को रखा जाता है और उसके अनुसार उसकी तुलना की जाती है, उसको जांचा जाता है, परखा जाता है, उसके बाद उस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इसमें आपको पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृत्व स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते शामिल है। यानी इन सारे टॉपिक को भी आप याद रखेंगे कि क्या क्या शामिल किया जाता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करने के लिए। तो आपको उसमें पोषण होगा, बाल और जो किशोर होते हैं उनकी मृत्यु दर, और मातृत्व स्वास्थ्य जो होता है उसको, जब बच्चा पैदा लेता है उसके बाद माता का स्वास्थ्य कैसा है उसको देखा जाता है। स्कूली शिक्षा के जो वर्ष रहा है उसको देखा जाता है। स्कूल में बच्चे की कितनी उपस्थिति है उसको देखा जाता है। और खाना हम लोग जो पकाते हैं वो किस ईंधन से पकाते हैं, लकड़ी से पकाते हैं या गैस से पकाते हैं, हम लोग कितना स्वच्छ रहते हैं उसको देखा जाता है। पीने के पानी कितना स्वच्छ है उसको देखा जाता है। बिजली हर किसी के पास पहुंच रहा है कि नहीं, हर किसी के पास घर है कि नहीं, उनके पास कुछ कुछ प्रॉपर्टी है कि नहीं जिसके जरिए वो अपना जीवन यापन कर सके, और बैंक में खाते हैं कि नहीं। इन सारे टॉपिक को लेकर के तब बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के द्वारा 200 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में किया गया है। और किस राज्य के मुख्यमंत्री है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी, तो आंध्र प्रदेश की है। 206 फीट ऊंचा है यह मूर्ति। ठीक है, 19 जनवरी को आंध्र प्रदेश में इसका किया गया। वहाँ के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी है, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यह प्रतिमा जो है 125 फीट यानी 38 मीटर ऊंची और 81 फीट यानी 25 मीटर ऊंचे आधार भवन पर खड़ी है। ठीक है, जिससे इसकी कुल ऊंचाई 206 फीट हो जाती है यानी 63 मीटर हो जाती है। यह भारत की चौथी सबसे ऊंची मूर्ति है। आपसे पूछ देगा कि भारत की चौथी सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो यही जो क्या इसका नाम है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, जो कि आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना की गई है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय की प्रतिमा, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति वनम के नाम से भी जाना जाता है। इसका और नाम है जिसे याद रखेंगे, क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति वनम, इस नाम से भी इसे जाना जाता है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस को, जो कि भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के विजयवाड़ा में स्थापित किया गया था। आंध्र प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया? विजयवाड़ा में। और भारत इस तो चौथा हो गया स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, लेकिन इसके अलावा भी 3 मूर्ति है जो भारत में सबसे बड़े हैं। तो सबसे बड़े तो आपको मिल जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में 182 मीटर है, सरदार सरोवर बांध पर इसको बनाया गया है। नेक्स्ट है कि स्टैचू ऑफ बिलीफ, जो कि राजस्थान में है, 112 मीटर है। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, जो कि तेलंगाना में है, ठीक है, जो कि 66 मीटर है। और अभी इसकी ऊंचाई कितनी है? 63 मीटर ऊंचाई है, और फीट में देखेंगे तो 206 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के खारे खजूर को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये आपको गुजरात का है खारे खजूर, जिसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, यानी इसका नाम क्या था? छुआरा यानी खजूर बोलते हैं, देसी नाम इसका खारेक है, जिसको जीआई टैग मिला गया है। गुजरात का यह तीसरा ऐसा कृषि उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है। कहाँ का है? गुजरात का।
इससे पहले गुजरात के प्रसिद्ध कीर के केसर आम और भालिया क्षेत्र के गेहूं के बीज को जीआई टैग मिला है। इससे पहले गुजरात के किस किस को मिला है, तो गुजरात के प्रसिद्ध जो गिर के केसर थे, केसर आम, उसको मिला है, और भालिया क्षेत्र के जो गेहूं का बीज है उसको जीआई टैग मिला है। और वर्तमान में किसको मिला है, तो आपको छुआरा को मिला है, जिसे देसी भाषा में खारिक बोलते हैं। जीआई टैग किसको दिया गया, कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है। और जीआई टैग रजिस्ट्रेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको चेन्नई तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इससे और संबंधित दिया हो कहीं। हाँ, दार्जिलिंग की चाय भारत का पहला उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला था 2004 में। तो सबसे पहले किसे जीआई टैग मिला था, दार्जिलिंग के चाय को मिला था 2004 में, वर्ष भी याद रखेंगे। ठीक है, भारत का पहला उत्पाद था। नेक्स्ट है कि असम सरकार की हालिया घोषणा के अनुसार निम्न में से किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी असम वैभव से सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया है। हर साल किसी न किसी को असम वैभव यानी से असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो अभी किया गया रंजन गोगोई को। आई थिंक इसके पहले रतन टाटा को दिया गया था, एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा है याद आ रहा है कि रतन टाटा को इसके पहले दिया गया था, अभी रंजन गोगोई को दिया गया है। तो असम वैभव असम सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है। उनके घोषणा के अनुसार भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा सांसद भी हैं रंजन गोगोई, उनको असम वैभव पुरस्कार दिया गया है। जबकि हिमा दास एथलेटिक जो है असम सौरभ सम्मान से सम्मानित किया गया है। असम गौरव पुरस्कार तो दिया गया है असम वैभव रंजन गोगोई को, लेकिन हिमा दास को एथलेटिक्स है जिन्हें असम सौरभ सम्मान से सम्मानित किया गया है। असम सौरभ भी याद रखेंगे और असम वैभव भी याद रखेंगे। असम सौरभ में आपको हिमा दास को और असम वैभव में रंजन गोगोई को दिया गया है। असम सरकार के 3 सर्वोच्च पुरस्कार कौन कौन से हैं, एक है असम वैभव, दूसरा है असम सौरभ और तीसरा है असम गौरव। इस वर्ष राज्य सरकार 4 असम गौरव और 4 असम सौरभ और 17 असम गौरव पुरस्कारों सहित कुल 22 हस्तियों को नागरिक पुरस्कार प्रदान किया है। 2023 में असम वैभव पुरस्कार से 2023 में डॉक्टर तपन सैकिया डिब्रूगढ़ असम और 2022 में रतन टाटा को सम्मानित किया गया। देखिए, मुझे याद था कि रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार दिया गया है, लेकिन 2022 में इन्हें रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार दिया गया था और 2023 में डॉक्टर तपन सैकिया को दिया गया था, जो कि डिब्रूगढ़ से ही संबंधित है। तो डॉक्टर तपन सैकिया को 2023 में दिया गया था, अभी दिया गया रंजन गोगोई को, 2022 में रतन टाटा को दिया गया था। रंजन गोगोई 46वें सीजेआई थे और पूर्वोत्तर से यह पद संभालने वाले पहले न्यायाधीश थे। उनके कार्यकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 1 दशक पुराने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इनका नाम तो ऐसे ही इतिहास में दर्ज हो चुका है, क्योंकि राम जन्मभूमि के बारे में फैसला इनके ही कार्यकाल में समाप्त किया गया है, उसका मतलब फाइनल किया गया, तो इनका नाम वैसे भी प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबर में रहा जल्लीकट्टू प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु से है। ठीक है, पोंगल के त्यौहार के दौरान विशेष रूप से तमिलनाडु में मवेशियों की पूजा की जाती है। ठीक है, जल्लीकट्टू त्यौहार में क्या किया जाता है, मवेशियों की पूजा की जाती है, जिसमें जल्लीकट्टू के नाम से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। जल्लीकट्टू के खेत में एक सांड को भीड़ के बीच छोड़ दिया जाता है। जल्लीकट्टू के खेल में एक सांड को भीड़ के बीच छोड़ दिया जाता है। इस खेल में वहां मौजूद खिलाड़ी अधिक से अधिक समय तक सांड के कुबड़ को पकड़कर उसे काबू में करने की कोशिश करते हैं। या यूँ कहे तो जल्लीकट्टू खेल में बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। तमिलनाडु में मनाए जाने वाले त्यौहार व उत्सव कुछ दिया गया है, जैसे कि जल्लीकट्टू महोत्सव, थीपुसुम महोत्सव, थिरुवराऊ महोत्सव, कार्तिगई दीपम त्यौहार, पोंगल महोत्सव और चित्री राय महोत्सव। तो तमिलनाडु में मनाए जाने वाले इन त्यौहारों के नाम को याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता है। तो लियोनेल मेसी को दिया गया फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार। 15 जनवरी 2024 को लंदन में फीफा अवार्ड्स 2023 सेरेमनी का आयोजन किया गया। इसमें विजेता में मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 में लियोनेल मेसी को दिया गया, जो कि अर्जेंटीना से है, और वीमेंस में दिया गया आपको
फुटबॉलर ऑफ द ईयर आइताना बोनमती को, जो कि स्पेन से है। उसके अलावा बेस्ट कोच अवार्ड पेप ग्वार्डियोला, जो कि मैनचेस्टर सिटी से, और मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर एडरसन को दिया गया, ब्राज़ील से है। वीमेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर मैरी इपर्स को इंग्लैंड से है। और फीफा फैन अवार्ड ह्यूगो डेनियल टोटो इनिगेज को दिया गया, जो कि अर्जेंटीना से है। और पुस्कस अवार्ड साल का बेस्ट गोल मारने वाला खिलाड़ी है, इनको गिलहर्म मद्रुगा को दिया गया है, जो कि ब्राज़ील से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लिखित पुस्तक एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति के लेखक या लेखिका निम्न में से कौन से थे? तो चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी थे। मशहूर भारतीय अमेरिकी लेखिका और कवित्री चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने हाल ही में एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, हाल में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवर्ड फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी नामक पुस्तक लॉन्च किया है। तो इनका जगदीप धनखड़ के बुक को भी याद रखेंगे कि इनके द्वारा कौन सा पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक जो है केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया है। इस पुस्तक के लेखक के बारे में बताया गया कि इसके लेखक कौन है, रसायन और उर्वरक मंत्री जो मनसुख मंडाविया है इनके। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स एकेडमी के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो ये हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसके अलावा आपको कर्नाटक में भी किया गया है। कर्नाटक में 19 जनवरी को पीएम के द्वारा महाराष्ट्र में किया गया। 8 अमृत परियोजना की आधारशिला रखी गई है। फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इनके द्वारा नई दिल्ली में केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया गया है। और पायलट प्रोजेक्ट के तहत आपको पंजाब के मोहाली में मदर मिल्क बैंक की स्थापना की गई है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को नए जो भी स्थापना हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, इन सारी चीज़ को याद रखेंगे ताकि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आप आराम से बना सके। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय सेना निम्नलिखित में से कहाँ ऑपरेशन सबशक्ति शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सबशक्ति शुरू किया गया है। इसका क्या है? तो जम्मू कश्मीर जो आतंकवादी हैं इनके गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली पाकिस्तान की कोशिशों को विफल करने के लिए सबशक्ति शुरू किया गया है। आतंकवादी की जो सफाया करना है। जम्मू कश्मीर का एक इलाका है राजौरी और पुंछ इलाका, वहाँ से आतंकवादियों को सफाया करना है। इसके लिए क्या किया गया? ऑपरेशन सबशक्ति शुरू किया गया है। इसके अलावा आपको 2023 में देखेंगे तो 5 सितंबर 2023 को सैनिक और शहीदों के परिजन को कल्याण के लिए कुछ सहायता देने के लिए प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया था। उसके अलावा आपको प्रोजेक्ट संजय भी शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट संजय शुरू किया गया है। ये किसके लिए किया गया? तो भारतीय सेना ने अपने निगरानी सिस्टम को और भी हाईटेक बनाने के लिए प्रोजेक्ट संजय को शुरू किया था। नेक्स्ट है कि किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया है? तो आपको फारसी को जो है भारत की 9वीं भाषा शामिल किया गया है। हालांकि हमारे जो संविधान के भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में दिया गया है उसमें 6 आपको शास्त्रीय भाषाएं देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसे में देखेंगे तो शास्त्रीय भाषा 9 हो चुका है, जिसमें 9वें नंबर पर किसको शामिल किया गया है? तो आपको फारसी को शामिल किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक शामिल किया गया है। इसे सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा का एक पहल है। ठीक है, यहाँ पे दिया भी गया है कि आधिकारिक तौर पर जो हमारे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के तहत अब तक 6 शास्त्रीय भाषाओं की पहचान की गई है। ठीक है, और ये शास्त्रीय भाषा है जो 6 है। तमिल है जो कि 2004 में शामिल की गई थी। उसके बाद संस्कृत है 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में। तो मात्र हमारे देश में कितना है? 6 शास्त्रीय भाषा है जो कि संविधान में है, लेकिन ऐसे अब अभी तक 9 हो चुका है फारसी को लेकर के। हाल ही में शुरू किए गए महतारी वंदना योजना 2024 का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना 2024 शुरू की हुई है। इसका उद्देश्य राज्य स्तर पर महिलाओं के जीवन में सुधार लाना और सकारात्मक बदलाव लाना है। इस योजना तो महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। ठीक है, बिहार के किस बालक या बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद हुसैन को सम्मानित किया गया है।
मोहम्मद हुसैन कौन है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 की घोषणा 19 जनवरी 2024 को हुई थी। यह पुरस्कार असाधारण योग्यता और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए बच्चों को दिया जाता है। इसमें देश के सभी क्षेत्रों से 19 बच्चों का चयन किया गया, जिनमें से 9 लड़के 10 लड़कियां शामिल थी। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से है। इस पुरस्कार के लिए बिहार के मोहम्मद हुसैन, जो कि किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कला और संस्कृति से संबंधित है, इनका चयन किया गया था। बिहार के कौन है? मोहम्मद हुसैन है, इसे याद रखेंगे, जिसे के साथ क्या दिया गया है? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। ये सभी को भारत की ओर से गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में राष्ट्रीय स्तर के कला उत्सव के विजेता को आमंत्रित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में किस स्टार्टअप को भारत का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को। 16 जनवरी 2024 को स्टार्टअप दिवस के मौके पर अधिवेशन भवन पटना में बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। उद्योग मंत्री ने समीर कुमार महासेठ ने अलग अलग 12 बेहतर क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले स्टार्टअप को पुरस्कृत किया। मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, जिसके संस्थापक नीरज कुमार झा हैं, जो कि पहले स्थान पर थे। वेद प्रभा एरोस्पेस लिमिटेड, जो कृषि ड्रोन है, इसके संस्थापक मनीष दीक्षित है। और बीरो पावर प्राइवेट लिमिटेड, ये व्हीकल है, ये व्हीकल के संस्थापक कौन है? रजनीश कुमार है। और सारे वर्गों में दिया जगह गया है, जैसे कृषि में आपको एग्रिक्स एग्रोटेक को दिया गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी में गोदरिका डिजिटल लेबर प्राइवेट लिमिटेड को। ई कॉमर्स में फ्लोएपिप्स को। आई व्हीकल में इलेक्ट्रिक ऑटोमोटिव को। बेस्ट महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप का पुरस्कार ग्रामश्री किसान प्राइवेट को। और इसके संस्थापक आस्था सिंह ने यह पुरस्कार जीता। निम्नलिखित में से किस सरकार के द्वारा हाल ही में माई स्कूल प्राइड अभियान शुरू किया? तो माई स्कूल प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कदम उठाते हुए हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने माई स्कूल प्राइड अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मूल उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में क्रांति लाना है। नई शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित की गई थी। पिछली बार 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में तमिल उपन्यास कन्वर्सेशन विद औरंगजेब का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नंदिनी कृष्णा। तमिल उपन्यास है कन्वर्सेशन विद औरंगजेब, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है नंदिनी कृष्णा। तमिल उपन्यास कन्वर्सेशन विद अंग्रेजी का अनुवाद नंदिनी कृष्णा द्वारा किया गया, जिसे हार्पर कोलिंस के द्वारा प्रकाशित किया गया है। प्रकाशित किसने किया था? हार्पर कोलिंस, और उसका अनुवाद किया कृष्णन। यह तमिल उपन्यास की मूल लेखिका चारू निवेदिता है। इसकी मूल लेखिका कौन है? चारू निवेदिता है। औरंगजेब मुगल शासक शाहजहां के पुत्र थे। उन्होंने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। औरंगजेब ने 1675 में इस्लाम धर्म नहीं स्वीकारने के कारण सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाया था। औरंगजेब के शासनकाल में जजिया कर पुनः लगाया गया था। इन्होंने ही हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर रोक लगाया था तथा नृत्य और संगीत पर भी प्रतिबंध लगाया था। तो औरंगजेब के बारे में भी यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो आपको कौन बना है? आंध्र प्रदेश बना है, जो कि बिहार के बाद दूसरा राज्य बना है जाति जनगणना करने में। बिहार के बाद आंध्र प्रदेश जाति जनगणना शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। बिहार के द्वारा राज्य में जाति सर्वेक्षण कराने के लिए 6 जून 2022 को अधिसूचना जारी किया गया था। तो इस डेट को याद रखेंगे कब अधिसूचना जारी किया गया, क्योंकि कभी कभी डेट से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 6 जून को अधिसूचना जारी किया गया था और इसके पहले चरण की शुरुआत 7 जनवरी 2023 को हुई थी। 1 जनवरी को समाप्त हुआ और फिर 15 अप्रैल 2023 को दूसरा चरण हुआ था।
जाति जनगणना आधारित गणना के लिए डिजिटल काम की जिम्मेदारी ट्रिगिन टेक्नोलॉजीज यानी दिल्ली को सौंपी गई थी। तो किसे सौंपा गया था? डिजिटल काम की जिम्मेदारी ट्रिगिन टेक्नोलॉजी को सौंपा गया था। 2 अक्टूबर 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में 2,83,44,160 परिवार है। विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में भारत के किस हवाई अड्डा को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो बेंगलुरु और दिल्ली को। विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 के तहत बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को संयुक्त रूप से वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। ठीक है, तो याद कर लेंगे किसे? बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा और दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दोनों को मिला करके एक साथ में क्या किया गया? इस वर्ष का 2024 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। पिछले साल 2023 में कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को विश्व की पंक्चुअलिटी रैंकिंग यानी समय का पाबंदी में शीर्ष स्थान प्राप्त होता। तो पिछले साल भी कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिन्होंने अपना परफॉर्मेंस अच्छा किया था। विश्व के हवाई अड्डों की इस रैंकिंग में टॉप 10 में 2 भारतीय एयरपोर्ट शामिल है। देखिए, एविएशन एनालिटिक्स फॉर्म सीरियम की ऑन टाइम प्रदर्शन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 5 सबसे टॉप पंक्चुअल यानी समय का पाबंद एयरपोर्ट कौन कौन सा है? तो पहला है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु भारत का है। उसके बाद साल्ट लेक सिटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूटा अमेरिका का। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद भारत का। मिनियापोलिस सेंट पॉल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अमेरिका का है। और एल डोराडो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोगोटा कोलंबिया का है जो कि दुनिया का टॉप पंक्चुअल एयरपोर्ट है। नेक्स्ट एक, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में मनी टू इंडिया यानी कनाडा नामक एक ऐप लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा? ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। मनी टू इंडिया नामक ऐप लॉन्च किया गया है। ICICI बैंक कनाडा ने हाल ही में अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया कनाडा लॉन्च किया। इसका उद्देश्य कनाडाई ग्राहकों को बैंक में खाता खोले बिना 24/7 किसी भी भारतीय बैंक में धनराशि स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। 24/7 माने जो कि हमारा 7 दिन होता है और 24 घंटा होता है, तो कभी भी स्थानांतरित कर सकते हैं अपने राशि को। नेक्स्ट है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी हालिया निर्देशन द्वारा कोचिंग सेंटर में नामांकन के लिए विद्यार्थियों की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आंसर होगा 16 वर्ष। कोचिंग सेंटर में जो बच्चों का नामांकन एकदम छोटे अवस्था में कराया दिया जा रहा है, उसके बाद वो मेंटली प्रेशर को नहीं झेल रहे हैं, तो उसके बाद क्या किया गया कि दिशा निर्देश जारी किए गए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। बोला गया कि कोचिंग में जो भी बच्चा होंगे उनका नामांकन तभी हो पाएगा जो क्या है 16 वर्ष का हो चुके हैं। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कोचिंग केंद्रों का विनियमन 2024 दिशा निर्देश जारी कर दिया है। सरकार का दिशा निर्देश क्या है? कोई भी कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं करेगा। कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के नामांकन के लिए माता पिता को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते। संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते। विद्यार्थियों का कोचिंग संस्थान में नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए। कोचिंग संस्थान कोचिंग की गुणवत्ता या उसमें दी जाने वाली सुविधाओं या ऐसे कोचिंग संस्थान या उनके संस्थान में पढ़े छात्रों की ओर प्राप्त परिणाम के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे को लेकर कोई भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकते। कोचिंग संस्थान किसी भी शिक्षक या ऐसे व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकते जो नैतिक कदाचार से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। ठीक है, तो कोचिंग संस्थान के लिए पूरा दिशा निर्देश जारी किया गया है। पहले क्या होता था कि छोटे क्लास से कोचिंग शुरू कर दिया जाता था और उसमें ना अच्छे रैंकिंग दिखा करके अच्छे बच्चे का मार्क्स दिखा करके लोगों को मैनिपुलेट किया जाता था और उनसे ज़्यादा पैसा लिया जाता था। तो अभी सरकार के द्वारा निर्णय लाया गया कि 16 वर्ष का रहते मानिए कि 10th के बाद ही कोई कोचिंग में जा सकता है और जो भी टीचर होंगे वो कम से कम ग्रेजुएट होंगे तभी पढ़ाएंगे, ऐसा निर्णय लिया गया है।
कोई भी संस्थान तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि उसके पास इन दिशा निर्देशों के अनुसार परामर्श प्रणाली ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का छठा संस्करण हुआ है, हाल ही में कहाँ शुरू किया गया? तमिलनाडु में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में है। और कौन से संस्करण का है? तो छठा संस्करण इसका है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स छठा संस्करण का आयोजन तमिलनाडु में हो रहा है। इसका आयोजन कब से कब हुआ था? तो 19 से 31 जनवरी 2024 को हुआ। यह आयोजन तमिलनाडु के 4 शहर में किया जा रहा है, चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर। तो कितने शहर में? 4 शहर में। इन 4 शहर का नाम याद रखेंगे, चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर। चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर, इसे 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। इस आयोजन में भारत के सभी 36 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश से 5600 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 26 खेलों में आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें ओलंपिक, गैर ओलंपिक और साथ ही स्वदेशी खेल शामिल हैं। इन खेलों में एथलीट कुल 933 पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। नेक्स्ट है कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारत पर्व 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा लाल किला पर किया जाएगा। क्या दे रहा है कि गणतंत्र दिवस जो होने वाला है उसके समारोह पे होने वाला था 26 जनवरी को, उसमें कि भारत पर्व 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो लाल किला पर किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय द्वारा जन भागीदारी की विषय वस्तु को दर्शाते हुए 23 से 31 जनवरी 2024 तक दिल्ली के लाल किले में भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा। 26 जनवरी 2024 को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। फ्रांस के 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया अभी 26 फरवरी को। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 75वें गणतंत्र दिवस के और परेड में शामिल हुए थे, मुख्य अतिथि रहे हैं। तो ये मुख्य अतिथि से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। इस बार कौन शामिल हुए? इमैनुअल मैक्रोन रहेंगे, जो कि 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किस निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है? 3 में से कोई नहीं होगा, तो देखते हैं कहाँ किया गया है। पक्के पागा फेस्टिवल का आयोजन 18 से 20 जनवरी 2024 को अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। तो याद रखेंगे कहाँ पे किया गया? पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। यह इसका नवा संस्करण है, हॉर्नबिल फेस्टिवल का नवा संस्करण है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक राज्य त्यौहार है जिसमें वन्य जीव संरक्षण पर प्राथमिक ध्यान दिया जाता है। हाल ही में नागालैंड में 24वां हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया। हॉर्नबिल महोत्सव प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक नागा हेरिटेज किसान कोहिमा में आयोजित किया जाता है। नागालैंड हाल ही में आधार से जुड़ा जन पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य बन गया है। तो अलग अलग स्टेट के बारे में दे रहा है कि नागालैंड जो है आधार से जुड़ा जन पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है। ठीक है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत संघ का 16वां राज्य बना था। कब बना था? 1963 में बना था, भारत का 16वां राज्य बना था। हाल ही में इसका 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो नागालैंड के बारे में दे रहा है, लेकिन देखिए इसमें क्या कह रहा है कि पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव। ठीक है। तो यहाँ पे नाम थोड़ा सा बड़ा है, पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव, तो कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का है, लेकिन सिर्फ हॉर्नबिल महोत्सव कहेगा तो नागालैंड का है। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को हाल ही में सशस्त्र सीमा बल 60वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो 20 जनवरी को मनाया। सशस्त्र सीमा बल जो एसएसबी है उन्होंने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। कब? 20 जनवरी को। भारत चीन युद्ध के पश्चात 1963 में सशस्त्र सीमा बल की स्थापना हुई थी। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अतिरिक्त हाल में 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस भी मनाया गया था। पेंगुइन जागरूकता दिवस। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में 21 जनवरी 2024 को बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने हैं? तो आलोक मेहता जो है बिहार के नए शिक्षा मंत्री है, इसे याद रखेंगे। बिहार के नए शिक्षा मंत्री कौन? आलोक मेहता है। 21 जनवरी 2024 को आलोक मेहता राजद से है, बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से विवाद और रामचरितमानस पर बयान देने वाले प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव का स्थान लाया है। प्रोफेसर
चंद्रशेखर को अब गन्ना उद्योग विभाग का प्रसार दिया गया। यानी चंद्रशेखर जो थे उनको गन्ना उद्योग विभाग का प्रसार दिया गया है। आलोक मेहता बने हैं आपको शिक्षा मंत्री। आलोक मेहता इससे पहले भूमि सुधार और राजस्व मंत्री थे। उनकी जगह ललित कुमार यादव को जिम्मेदारी दी गई थी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। इनके पास क्या क्या है तो सामान्य प्रशासन, गृह मंत्रालय, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन विभाग, साथ ही वे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं किए गए, इतने सारे क्या है विभाग को इनके पक्ष में है। तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री बने थे, जो कि स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास, आवास, ग्रामीण कार्य विभाग। अभी तो इनका जो राजद से जो गठबंधन था वो टूट चुका है और अभी नीतीश कुमार जो है जेडीयू और बीजेपी मिलकर के अपना नया गठबंधन बना दिया है और उसमें से तेजस्वी हट गए हैं। तो ये जब तेजस्वी और नीतीश कुमार की पार्टी थी तब का ये पूरा डाटा दिया गया है। बिहार विधानसभा के स्पीकर आरजेडी कोटे के अवध बिहारी चौधरी हैं। हाल ही में बिहार चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार बताए कि बिहार में वोटरों की संख्या कितनी हो गई है तो 7.64 करोड़ हो गई है। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने वोटर्स की फाइनल सूची जारी कर दी, जिसके मुताबिक बिहार में मतदाताओं की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। पिछले साल के मुकाबले बिहार में 12,09,347 वोटर्स की संख्या में वृद्धि हुई है। इस तरह अब बिहार में कुल मतदाता की संख्या 7,64,63,33,329 हो गया है। इसमें शामिल 18 से 19 साल के नए युवा वोटर की संख्या 7,79,360 है। इसके अतिरिक्त बिहार में वोटर्स के लिंग अनुपात में 2% का इजाफा हुआ है। प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले 909 महिलाओं का आंकड़ा हो चुका है। बिहार में लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। वोटर्स के अनुपात में भी 2% का इजाफा हुआ है। जैसे देखेंगे प्रति 1000 पुरुष पे कितनी महिला है, 909 महिला है। हालिया घोषणा के अनुसार 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया जाएगा, तो आपको यह किया जाएगा इनमें से कोई नहीं दे रहा है, यानी किसके द्वारा, भारत के द्वारा किया जाएगा। जो 71वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है, इसकी मेजबानी कौन करेगा, तो हमारे भारत के द्वारा किया जाएगा। 18 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक इसका आयोजन किया गया। स्थल इसका भारत मंडपम रहा है और जियो वर्ल्ड कन्वेंशन मुंबई में 2 जगह पे हुआ है। एक तो भारत मंडपम नई दिल्ली में और दूसरा जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। 28 वर्ष के अंतराल के बाद भारत इसकी मेजबानी किया है। पिछली भारत इसकी मेजबानी 1996 बेंगलुरु में किया था। मिस वर्ल्ड 2021 का 17वां संस्करण की विजेता पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का है। पिछली बार भारत को 2017 में मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब दिलाया था। यहाँ पे डाटा दिया गया है कि भारत को कब कब मिस वर्ल्ड का मिला है। मिस वर्ल्ड मिला था, मिस वर्ल्ड 1966 में रीता फारिया जीती थी। उसके बाद मिस वर्ल्ड 1994 में ऐश्वर्या राय मिली की जीती थी। 1997 में डायना हेडन और 1999 में युक्ता मुखी, फिर 2000 में प्रियंका चोपड़ा, फिर 2017 में मानुषी छिल्लर। तो भारत से कितना मिस वर्ल्ड बने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यानी भारत और वेनेजुएला ने सर्वाधिक 6 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। यानी भारत और वेनेजुएला दोनों मिलकर के 6 बार अपना इस खिताब को जीता है। नवीनतम घोषणा के अनुसार दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनाया गया है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाया गया ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया जाएगा। इसका निर्माण श्री राम वैदिक एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। इसके निर्माण में लगभग 600 करोड़ का खर्च होने का अनुमान है। हाल ही 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में बने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 12:29 से पहले से अगले 84 सेकंड के बीच किया गया। कब किया गया था, 12:29 से अगले 84 सेकंड के लिए बीच किया गया। प्रभु श्री राम की मूर्ति का निर्माण कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज के द्वारा किया गया था। यह हमारे राम मंदिर के बारे में दिया जा रहा है। और इसके बाद मान्यता के अनुसार 1526 में जब मुगल शासक बाबर भारत आया तो 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद दूसरी जगह बनी जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था।
बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद किया। ये वो दौर था जब मुगल शासक ने पूरे देश में फैल रहा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में विश्व टेबल टेनिस फीडर महिला खिताब सिंगल्स खिताब अपने नाम किया है? तो किसके द्वारा किया गया? श्रीजा अकुला के द्वारा किया गया है। टेबल टेनिस में 2 बार की राष्ट्रीय चैंपियन रही श्रीजा अकुला ने हाल ही में WUTT क्या है? WUTT फीडर कॉर्प्स क्रिस्टी टेक्सास अमेरिका में महिला एकल का खिताब जीता। वे हैदराबाद की रहने वाली है। श्रीजा अकुला कहाँ की? हैदराबाद की है। फाइनल में उन्होंने दुनिया की 46वें नंबर के अमेरिकी खिलाड़ी लिली झांग को 3-0 से मात देकर कब्जा किया है। क्या जीता इन्होंने? विश्व टेबल टेनिस फीडर महिला सिंगल्स। विश्व टेबल टेनिस महिला सिंगल्स किसने जीता है? तो श्रीजा अकुला ने जीता है। किस देश ने हाल ही में विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशन का उद्घाटन किया? तो किसने किया? मिस्र के द्वारा किया गया। मिस्र ने हाल में अपने विश्व धरोहर स्थल और सौर ऊर्जा स्टेशन का उद्घाटन किया, जो टिकाऊ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से एक ऐतिहासिक पहल है। हाल ही में विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र 10 से 25 सितंबर 2023 तक रियाद यानी सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा, जहां भारत के शांति निकेतन और कर्नाटक स्थित होयसल के पवित्र मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया था। इसके साथ भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइटों की संख्या बढ़कर 42 हो गई। पहली बार 1983 में अजंता गुफा, एलोरा गुफा, ताजमहल और आगरा किले को इस सूची में शामिल किया था। सबसे पहले इन सारे को शामिल किया गया था एक साथ 1983 में। अजंता के गुफा को, एलोरा के गुफा को, ताजमहल को और आगरा के किले को इसमें शामिल किया गया था। और अभी किसे किया गया है? निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जियानी इन्फेंटिनो को सम्मानित किया गया इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो जियानी इन्फेंटिनो को दिया गया। फीफा के मौजूदा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो को हाल ही में दुबई में, ये क्या है? फीफा के अध्यक्ष भी है जियानी इन्फेंटिनो। इनको दुबई में मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम क्रिएटिव स्पोर्ट्स अवार्ड में प्रतिष्ठित इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार खेल नवाचार में योगदान के लिए दिया गया और 16 मार्च 2023 को जियानी इन्फेंटिनो को पुनः एक और कार्यकाल के लिए फीफा का अध्यक्ष चुना गया, अर्थात उनका कार्यकाल 2027 तक रहेगा। 2027 तक क्या रहेगी? फीफा के अध्यक्ष रहेगी। और पहली बार इन्हें 2016 में फीफा का अध्यक्ष बनाया गया था। जो 2026 में 23वां फीफा होने वाला है, उसकी मेज़बानी आपको अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। और पिछले साल जो 2022 में हुआ था, 2023 में फीफा, उसके 22वें संस्करण का आयोजन कतर में हुआ था। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था इसमें। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है जो 22 से 26 जनवरी 2024 तक भारत दौरे पर है? तो कौन है? डेनिस फ्रांसिस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष है डेनिस फ्रांसिस, जो 22 से 26 जनवरी तक भारत में आए थे। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष है। कब कितने के हैं? 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष है डेनिस फ्रांसिस, जो विदेश मंत्री जयशंकर के आमंत्रण पर 22 से 26 यानी 4 दिवसीय यात्रा पे आए थे। 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए थे। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के एक प्रमुख अंग है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी दिया गया, इनके अंग के बारे में 6 इसके प्रमुख अंग होते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, और उसके बाद हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। तो 6 परिषद हो गया। 1948 से हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर होगा मुंबई में। महाराष्ट्र की काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो काला घोड़ा महोत्सव का 24वां संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया। यह एक वार्षिक कला उत्सव है जो 9 दिन तक आयोजित होता है।
कहाँ स्थित जगन्नाथ मंदिर में गोल मेला का आयोजन हाल ही में किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। गोल मेला का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में किया गया है। उधमपुर जम्मू कश्मीर में जगन्नाथ मंदिर गोल मेला का आयोजन किया गया। द्विवार्षिक मेला है जो हर साल दो साल पर आयोजित किया जाता है। उधमपुर सैन्य स्टेशन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसे हाल ही में सेना कमांडरों के एक सम्मेलन में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे द्वारा सर्वश्रेष्ठ हरित सैन्य स्टेशन का पुरस्कार प्रदान किया गया। सितंबर 2023 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखे जाने की घोषणा किया था। तब इसका क्या घोषणा किया गया? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, इसका नाम किया जाएगा उधमपुर रेलवे स्टेशन का। अभी हुआ नहीं है, इसे घोषणा किया गया है। कैप्टन तुषार महाजन 2016 में पुलवामा जिले में जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान पर हुए आतंकवादी हमले के दौरान शहीद हुए थे, उनके नाम पर इसका किया जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है? तो म्यांमार के साथ किया है। वहाँ पे क्या किया जाएगा? बाड़ लगाया जाएगा। भारत सरकार ने भारत और म्यांमार के बीच फ्री आवाजाही को बंद करने के लिए ऐलान किया। इसके लिए सरकार ने बाड़ेबंदी यानी फेंसिंग करने की घोषणा की है। म्यांमार के साथ कुल 1643 किलोमीटर की लंबी बिना बाड़ वाली सीमा 4 पूर्वोत्तर राज्यों में फैली है। ठीक है, इनमें अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 और मिजोरम के साथ 510 किलोमीटर सीमा लगाता है। यह ओपन बॉर्डर खतरनाक इलाकों और बड़े पैमाने पर वीरान क्षेत्रों के माध्यम से मुक्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है। इसलिए भारत सरकार ने अमित शाह के द्वारा इसका निर्णय लिया गया, यहाँ पे बाड़ लगाया जाएगा ताकि जो अवैध आवाजाही है उसे बंद किया जा सके। हाल ही में 21 जनवरी 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया था? 21 जनवरी को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? जिसका आंसर होगा इनमें से सभी का, यानी मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन सभी का क्या था? 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखिए, मेघालय का स्थापना हुआ था 21 जनवरी 1972 में, त्रिपुरा का 21 जनवरी 1972 में और मणिपुर का स्थापना 21 जनवरी 1972, यानी तीनों का स्थापना एक ही दिन हुआ था, इसलिए इस दिन मनाया जाता है। भारत सरकार ने निम्नलिखित में किस बिहारी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो कर्पूरी ठाकुर को मरने के बाद भारत रत्न दिया गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर जिले के पितौजिया गांव, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है, में नई परिवार में हुआ था। हाल ही में 24 जनवरी को उनकी 100वीं जयंती मनाई गई थी। इस अवसर पर भारत सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री थे। पहली बार सोशलिस्ट पार्टी से 1970 में और फिर 1977 में जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने थे। इनके पार्टी को भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इसके पहले जो एक और किसी नेता का डेथ हुआ था तो उनके पार्टी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो 21 से पार्टी से थे, पहली बार सोशलिस्ट पार्टी से 1970 में और फिर जनता पार्टी से 1977 में मुख्यमंत्री बने थे। बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे। कर्पूरी ठाकुर का निधन 17 फरवरी 1988 को दिल के दौरा पड़ने से हुआ था। उस समय उनकी 64 वर्ष की थी उम्र। उन्हें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। राज्य के गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उद्योग विभाग बिहार सरकार ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो 1250 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। क्या कर रहे हैं? राज्य में आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को आर्थिक दशा सुधारने के लिए उद्योग विभाग ने प्रारंभिक रणनीति तैयार की। इसके तहत उद्योग विभाग ने गरीबों को रोजगार देने के तत्काल 1250 करोड़ रुपए की स्वीकृति कर दी है, जिसमें वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए 250 करोड़ और वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर किए जाएंगे। यह राशि बिहार लघु उद्यम योजना के तहत खर्च की जाएगी। बिहार लघु उद्यम योजना के तहत जो अभी हुआ था, जो बिहार के बेरोजगारी दर में कमी लाने के मकसद से लागू की। हाल ही में जातीय गणना में बिहार की मासिक आय के आधार पर आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की संख्या 2,76,68,930 है, जिसमें 94,33,312 यानी 14.14% से भी अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब है। बिहार सरकार ने उसे गरीब माना है।
जिस परिवार की मासिक आय 6,000 रुपये से क्या है कम है। किनके द्वारा हाल ही में दिल्ली में गांव चलो अभियान शुरू की गई थी? तो जेपी नड्डा के द्वारा गांव चलो अभियान शुरू की गई थी। 4 से 11 फरवरी 2024 को संचालित किया गया। इसका उद्देश्य था ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों से संपर्क स्थापित करना और लोकसभा चुनाव 2024 में 400 से ज़्यादा सीटों पर जीत के टिक लगाना। अभी हाल ही में कौन कौन सी योजना शुरू किया गया है? तो माई स्कूल माई प्राइड योजना जनवरी 2024 में हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में क्रांति लाना। नए भारत के लिए नई शिक्षा नवंबर 2023 में द्रौपदी मुर्मू ने संबलपुर ओडिशा में शुरू किया था। ऑल अक्सा फ्लड अक्टूबर 2023 में शुरू किया गया। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को नाम दिया है ऑल अक्सा फ्लड, हमास ने दिया है। और सोर्ड्स ऑफ आयरन हमास के खिलाफ इजराइल के अभियान है सोर्ड्स ऑफ आयरन। किस तिथि को जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्योदय योजना की शुरुआत की? तो 22 जनवरी 2024 को क्या किया गया? सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई 22 जनवरी 2024 को। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने सूर्योदय योजना की शुरुआत की। केंद्र सरकार की योजना रूफटॉप सोलर पैनल से संबंधित है। इस योजना के तहत देश में करोड़ों लोगों को घरों पर सोलर प्लांट लगाया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य गरीब तथा मध्यम वर्ग के लोगों के बिजली बिल को कम करना है। इस योजना का लाभ वैसे भारतीयों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1 या 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं है। हाल ही में खबर में रहा ममनी क्या है? इसका आंसर होगा एक महोत्सव है। ममनी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मनाया गया है, जिसे जातीय खाद्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ममनी को यह कारगिल लद्दाख के सबसे प्रतीक्षित त्योहारों में से एक है। इसे मनाने का उद्देश्य यहाँ की पर्यटन स्थल, संस्कृति, विरासत, सभ्यता और परंपराओं को बढ़ावा देना है। लद्दाख में मनाए जाने वाले अन्य प्रमुख उत्सव व त्यौहार है हेमिस महोत्सव। हेमिस मठ के नाम पर एक वार्षिक उत्सव है। लोसर महोत्सव इसे तिब्बती नव वर्ष के रूप में जाना जाता है। लेह में भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया जिसकी ऊंचाई 11,000 फीट है। यूपी सरकार द्वारा 24 जनवरी को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर में से किसी यूपी गौरव उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसे किया गया ए और बी यानी डॉक्टर रितु करिधल और नवीन तिवारी को किया गया है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया। यूपी अपना स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया है। इस वर्ष का स्थापना 75वां स्थापना दिवस है। इसका थीम था यूपी की उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। इस अवसर पर अवध शिल्पग्राम में 24 जनवरी से 4 फरवरी तक शिल्पोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश का नाम रोशन करने वाली 2 हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया। एक तो वैज्ञानिक है डॉक्टर रितु करिधल जो कि लखनऊ से है, और उद्यमी नवीन तिवारी जो कि कानपुर से है। इसलिए इनको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया। रितु करिधल ने भारत के मंगल मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह इस मिशन की उप संचालन निदेशक थी, साथ ही चंद्रयान मिशन से भी जुड़ी है। कॉपर की खोज और खनन परियोजना के लिए हाल ही में भारतीय प्रतिनिधिमंडल को किस देश की यात्रा पर भेजा जाएगा? तो इसे भेजा जाएगा आपको जाम्बिया। कॉपर की खोज और खनन परियोजना के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल को कहाँ भेजा जाएगा? जाम्बिया भेजा जाएगा। अफ्रीका में देश है जाम्बिया, जहाँ पे तांबा यानी कॉपर की खोज और खनन परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए खान मंत्रालय ने यहाँ भारतीय उद्योग प्रतिनिधिमंडल भेजने का निर्णय लिया। तांबा विशिष्ट लाल भूरे रंग वाले एक रासायनिक तत्व है। इसकी खोज 9000 ईसा पूर्व हुई थी। इसका संकेत CU होता है। इसकी परमाणु संख्या 29 है। दक्षिण अमेरिकी देश चिली जो है दुनिया का सबसे बड़ा तांबा उत्पादन करता है। जो अमेरिकी देश है साउथ अमेरिका का चिली, तो दुनिया का सबसे ज़्यादा क्या करता है? तांबा उत्पादन करता है। 2020 में एक आई रिपोर्ट के अनुसार यहाँ 5.7 मिलियन टन तांबा का खनन हुआ। भारत में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में मध्य प्रदेश है जो सबसे बड़ा क्या करता है? तांबा का उत्पादन करता है। कांसा जो एक मिश्र धातु है सामान्यतः तांबे और जस्ते से बनाया जाता है।
2024 में नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड कितनी झांकियाँ शामिल हुई थी? तो 26 झांकियाँ इसमें शामिल हुई थी। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में कुल 26 झांकियाँ शामिल हुई थी, जिनमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की 16 और मंत्रालयों, विभागों तथा संगठनों की 10 झांकियाँ थी। राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, लद्दाख, तमिलनाडु, गुजरात, मेघालय, झारखंड, यूपी और तेलंगाना की झांकियाँ शामिल थी। सभी झांकियाँ जो थी विकसित भारत की थीम पर आधारित थी। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में इमैनुअल मैक्रोन थे, फ्रांस के राष्ट्रपति। और 26 जनवरी को जो आयोजित किया गया था झांकी, उसमें इस कार्यक्रम नारी शक्ति पर आधारित था। नेक्स्ट है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताएं उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में हांगकांग में आयोजित एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो मान सिंह ने जीता है। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को जॉय अवार्ड 2024 से ऑनरेरी एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आलिया भट्ट को शामिल किया गया। किसके लिए? जॉय अवार्ड 2024 में ऑनरेरी एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने वाली पॉली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो पूना में किया गया है। इस बार 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई झांकियों में से किस विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार से सम्मानित किया? तो नगर विकास एवं आवास विभाग को दिया गया। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के कुल कितने पदाधिकारी व कर्मियों को पदक से सम्मानित किया है? तो आपको हो जाएगा 25। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर पूरे भारत से पुलिस, फायर सर्विस, होम गार्ड और सिविल डिफेंस और सुधार सेवा के कुल 1132 कर्मचारियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया, जिनमें बिहार पुलिस के 25 पदाधिकारी व कर्मियों को सम्मानित किया गया, जिनमें 6 को वीरता के लिए पुलिस पदक, 2 को प्रेसिडेंट पुलिस पदक और 17 को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें टोटल 210 क्वेश्चन है, 210 या 263 ऐसे क्वेश्चन है। तो 2-3 वीडियो में आपका ये कंप्लीट कर दिया जाएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।